नमस्ते। तो लास्ट क्लास में हमने इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज के ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यस, तो आज भी हम कंटिन्यू करेंगे कुछ क्वेश्चंस इक्विलिब्रियम पे, एंड देन वील आल्सो लर्न टू डील विद द सिचुएशन वेयर नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, मींस बॉडी विल बी एक्सेलरेटिंग इन दैट केस। तो ये बात आप बिठा लीजिए दिमाग में कि फोर्स अगर इम्बैलेंस हो गया, इम्बैलेंस इन द सेंस नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो, means there is some net force. In that case body will accelerate. Okay, and accelerate करने का मतलब ये नहीं है कि उसकी velocity out of sudden बदल जाएगी। ठीक है, सपोज एक्सेलरेशन अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है तो 1 सेकेंड में 1 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी बदलेगी। तो मे बी एट दिस गिवन इंस्टेंट बॉडी रेस्ट पे हो पर उसके पास क्या हो, वहां पे एक्सेलरेशन। वी हैव लर्न दैट थिंग, है ना। ओके, सो चलिए क्वेश्चन से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूं। तो लेट अस कंसीडर कि एक रोप है, ठीक है, देयर इज अ रोप और इस रोप का मास कैपिटल एम है, लेंथ कैपिटल एल है, ठीक है, एंड इट इज यूनिफॉर्म रोप। यूनिफॉर्म का मतलब है कि अगर मैं इस रोप के 4 इक्वल टुकड़े कर दूं तो फिर चारों टुकड़ों का मास 1/4 होगा। ठीक है, यानी रोप का अगर मैं कोई भी पार्ट उठा लूं मास भी उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। दैट्स द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म रोप। सो माय क्वेश्चन हियर इज कि इस रोप में जो टेंशन है इज इट सेम एवरीवेयर। फर्स्ट क्वेश्चन इज टेंशन in the rope same at all points? Let's discuss this first. अब इसके लिए सिंपल सा पॉइंट आपको क्या सोचना है कि ये रोप हैंग कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम में है, तो नेट फोर्स ऑन रोप कितना है, 0 है। यस, सो इसको सॉल्व करने के लिए अपने को क्या सोचना है, एफ नेट ऑन रोप इज इक्वल टू 0। सही बात है। नाउ सोचिए कि अगर मैं इस रोप को कंप्लीटली बाहर निकाल लूं और इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, एफ बी डी ऑफ द रोप, ठीक है, तो आपको कौन कौन से फोर्सेस दिखेंगे उस फ्री बॉडी डायग्राम में। तो मैंने एंटायर रोप ले लिया जिसकी लेंथ है एल, द कंप्लीट रोप आई हैव टेकन। तो आपको इसका जो वेट है अर्थ से अट्रैक्ट कर रही है नीचे कितने फोर्स से, mg से। और कोई फोर्स दिखेगा, यस डेफिनेटली, ये जो सीलिंग है जिससे रोप हैंग कर रहा है, रोप सीलिंग को नीचे खींच रही होगी, तो सीलिंग रोप को ऊपर खींच रही होगी। फ्री बॉडी रोप का बना रहा है तो फोर्सेस ऑन द रोप लिखने हैं। सो दिस इज द फोर्स ऑन रोप बाय सीलिंग। इज दैट क्लियर? सो what is the value of this FRC by equilibrium condition? So I can write this FRC will be equal to mg. Yes or no? तो सीलिंग को ये रोप इसी से खींच रही होगी, दिस इज FRC, और यही क्या कहलाएगी आपकी टेंशन एट दिस पॉइंट। लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज A, this point as B. So this is B here and this is A, so it will be tension at A. So tension at A is equal to the total weight. Agree? Now let us check somewhere else. So मान लीजिए बॉटम से कुछ x लेंथ ऊपर मैंने यहां पे टेंशन चेक करनी है। सपोज आई वांट टेंशन हियर, कि हाउ मच इज द टेंशन हियर। तो उसके लिए क्या करोगे, अच्छा ये टेंशन क्या है, टेंशन इज द फोर्स हियर विच द अपर पार्ट इज अप्लाइंग ऑन द लोअर पार्ट एज वेल एज लोअर पार्ट इज अप्लाइंग ऑन द अपर पार्ट एट दिस क्रॉस सेक्शन। सो टेंशन हियर इज इंटरनल फोर्स विद रिस्पेक्ट टू दिस एंटायर रोप, और इंटरनल फोर्स तो फ्री बॉडी डायग्राम में दिखते नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई एक पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, आइदर दिस पार्ट और दिस पार्ट। So do one thing, let us consider this point to be some P, this location. तो मैं ड्रॉ कर रहा हूं अभी FBD of PB,
मैं क्या फाइंड करने वाला हूं, टेंशन एट पी। सो एफ बी डी ऑफ पी बी। तो क्या मिलेगा आपको एफ बी डी ऑफ पी बी में, आपको मिलेगा कि इस पोर्शन की जो लेंथ है वो x है, बिल्कुल, ये p है, ये b है, यहां पे इसका अपना कुछ मास होगा, मान लिया मैंने स्मॉल m इसका मास है, इंटू g, और यहां पे क्या आ जाएगी आपकी टेंशन एट पॉइंट p। तो ये किसका पोर्शन बना हुआ है, एफबीडी पीबी का। आप चाहें तो किसका एफबीडी भी बना सकते हैं, टू फाइंड टेंशन एफबीडी ऑफ पीए। तो एफबीडी ऑफ पीए में आपको कौन कौन से फोर्स दिखेंगे, वो दिखेंगे आपको ये पॉइंट P, ये पॉइंट A, यहां पे आपको दिखेगी दिस टेंशन, और यहां पे दिखेगी आपको फोर्स ऑन रोप बाय सीलिंग। अलोंग विथ ये इस पोर्शन का आपको क्या भी दिखेगा, इस पोर्शन का आपको वेट दिखेगा। तो इस पोर्शन का वेट कुछ होगा, कितना होगा भाई, अगर हमने इसका स्मॉल m ट्रीट किया है तो इसका मान लीजिए कुछ m डैश ले लेता हूं मैं, m डैश इंटू जी, वेयर m डैश इज मास ऑफ दिस, m प्लस m डैश विल बी इक्वल टू कैपिटल M। तो मैं टेंशन निकाल लेता हूं। आपको फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आई है। ये टेंशन कब दिखेगी मुझे, जब मैं इस रोप को यहां से काट दूंगा। तो कभी भी आपको इन बिटवीन पॉइंट पर टेंशन पूछिए, आप वहां से कट कर दीजिए एंड आपके पास दो हिस्से बनेंगे, उनमें से किसी एक का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, एनी वन ऑफ देम। ओके, नाउ इट इज एडवाइजेबल टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पार्ट वेयर लेस फोर्सेस आर, नंबर ऑफ फोर्सेस आर लेस, जिससे कैलकुलेशन कम रहेगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं लोअर पार्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं तो मुझे दो ही फोर्स दिख रहे हैं, द एम जी एंड टेंशन, जबकि यहाँ तीन दिख रहे हैं। आंसर सेम आएगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा, बट इट इज एडवाइजेबल कि आप उस पोर्शन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं जिसका नंबर ऑफ फोर्सेस क्या है, कम है। ओके, सो लेट्स सी, दिस पार्ट इज आल्सो इन द इक्विलिब्रियम नॉट एक्सेलरेटिंग। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे दिस टी मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल m इंटू जी। अब स्मॉल m कैसे लिखोगे आप, तो यू विल यूज दिस आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म रोप। अगर ये रोप यूनिफॉर्म है तो इसका मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट होना चाहिए। यस, तो हम क्या बोलेंगे, कैपिटल L लेंथ हैज हाउ मच मास, कैपिटल M, then unit length will have how much mass, m by L, then x length will have how much mass, m by L into x। समझ रहे हैं ये बात। so, ये हो जाएगा आपके पास m by L into x into g, ठीक है, this is mass per unit length into length of this segment। so here what is the tension you got it as capital mg by L into x। so टेंशन इज डिपेंडिंग ऑन दिस लेंथ x। तो अगर मैं x बढ़ाता जाऊं और x को L पुट कर दूं तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा, पॉइंट A पे। तो जरा x को L पुट करिए तो क्या आपकी टेंशन एट पॉइंट A आ जाती है, बिल्कुल। अगर आप x को 0 पुट कर दे, सो दिस इज योर x इक्वल टू 0 पॉइंट, दिस इज योर x इक्वल टू 0 पॉइंट, दिस इज योर x इक्वल टू L पॉइंट। आप x ऐसे मेजर कर रहे हैं ऊपर की तरफ। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग। Okay, so is tension same everywhere or it is different? It is different. Tension here is 0, tension here is maximum, and in between tension is increasing from 0 to the maximum. So is tension in the rope same at all the point? Answer is no. Tension is variable and this is how tension is varying. Let me tell you कि इधर से भी मेरा टेंशन का आंसर इतना ही आएगा। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, नीचे की तरफ दो फोर्सेस हैं T प्लस m डैश जी इज इक्वल टू एफ आर सी, वैल्यू पुट कर दीजिए आप। इसकी लंबाई कितनी बची होगी, इसकी लंबाई बची होगी L माइनस एक्स, ये आपका x था, ठीक है। तो T प्लस m डैश कैसे लिखोगे, कैपिटल M बाई L इंटू L माइनस एक्स इंटू जी इज इक्वल टू एफ आर सी कैसे लिखोगे, आप निकाल चुके हो, दैट इज कैपिटल एम जी। सो T इज इक्वल टू कैपिटल एम जी माइनस m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू जी। आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो आपको क्या मिल जाएगा, एम जी माइनस, पहला टर्म एल से एल कैंसिल, एम जी माइनस माइनस प्लस, you get mg by L into x, this cancels out, so can you check here I'm getting mg by L into x again same। so आप यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, this is easier, less number of forces। so I hope you understood this analysis here। so answer here is tension in the rope is not same everywhere, it is changing, and at the bottom point tension is 0, at the top point tension is
maximum. So here let us answer. So अभी मैं एक टेंशन वर्सेस एक्स ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, तो आपके पास इक्वेशन ये आई है t इज इक्वल टू एम जी बाई एल इंटू एक्स। ये आपका x इक्वल टू 0 पॉइंट है, मतलब ये पॉइंट b को करस्पॉन्ड कर रहा है। यहाँ पे आपको x इक्वल टू एल का पॉइंट मिलेगा, ये आपका पॉइंट a हो जाएगा। तो आपकी जो टेंशन है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और मैक्सिमम टेंशन आपको यहाँ पे दिख रही है, दिस इज टी मैक्स विच इज नथिंग बट टी ए विच इज नथिंग बट एम जे, ठीक है। इट्स ए स्ट्रेट लाइन ना, y इक्वल टू m इंटू एक्स, straight line passing from origin. So this is how the tension you can see from the bottom, it is increasing gradually. समझ गए ये बात? Okay, let's move forward. Okay, next question. There is a string. स्ट्रिंग बोल दिया जाए तो आप उसे आइडियल ट्रीट कर लीजिए, ठीक है। और अगर वो मास प्रोवाइड कर रहा है स्ट्रिंग का तो वो एक रोप बन जाएगी फिर, ठीक है। इसका मास आपके पास m है, इज वन मोर, इसका मास 2m है। So this is the situation. These are two strings. This is string 1. This is string 2. System is in equilibrium. ठीक है? System is in equilibrium. Find tensions in both the strings. Tensions in both these strings. Well, can we? Yes, definitely. Let us see. अब आपको टेंशन फाइंड करनी है तो डेफिनेटली आपको फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे। सपोज आपको यहाँ टेंशन निकालनी है तो आप यहाँ बीच में से काट के इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। यहाँ टेंशन निकालनी है तो यहाँ बीच में से काट के बना ले। तो लेट्स स्टार्ट। तो मान लेते हैं कि टेंशन इन स्ट्रिंग 2 इज T2 एंड मेक ए हैबिट कि आप क्वेश्चन का डायग्राम अलग बनाएंगे और सॉल्यूशन में एक और डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। एंड हियर एरोज आप लोग समझ गए होंगे, स्ट्रिंग हमेशा पुल कर सकती है। तो लेट अस सॉल्व फॉर T2 फर्स्ट। सो आई एम ड्राइंग FBD ऑफ 2m, FBD ऑफ 2m। सो द 2m, सबसे पहले 2m पे इसका खुद का वेट, द ग्रेविटेशनल पुल 2mg, और ऊपर की तरफ इस पे आ रही है टेंशन T2, इट इज एन इक्विलिब्रियम, सो T2 इज इक्वल टू 2mg। सीधा सीधा आपको मिल गया। अब आप क्या कर लीजिए, आप बना सकते हैं अभी यहाँ पे FBD ऑफ m। अब m को ध्यान से देखिए, m पे कौन कौन से फोर्सेस आ रहे हैं। m पे एक तो mg आ रहा है नीचे, T2 ऊपर या नीचे, नीचे, T1 ऊपर। सो जस्ट टेक केयर। तो m के फ्री बॉडी डायग्राम में आपको ये सारे फोर्सेस दिखेंगे, एक तो mg नीचे, T2 नीचे और T1 ऊपर। अच्छा, इन दोनों डायग्राम में एक्शन रिएक्शन पेयर कौन सा है? T2। 2m को ये स्ट्रिंग ऊपर खींच रही थी, m को ये स्ट्रिंग नीचे खींच रही है। स्ट्रिंग अपने दोनों एंड्स को इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से पुल करती है, ऑलवेज रिमेंबर। सो अच्छा, इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बनेगा? T1 ऊपर है तो T1 will be equal to mg plus T2 and T2 is what? 2mg, so T1 comes out to be mg plus 2mg means T1 it comes out to be 3mg। कोई दिक्कत? अच्छा, अब अगर मुझे T1 निकालना है, this is second method I am telling, second method to find, किसके लिए? T1 के लिए। T2 तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब सेकंड मेथड क्या है? आप अगर T2 नहीं निकालना चाहते, सी इन द फर्स्ट मेथड, इफ आई वांट टू फाइंड T1 आई शुड बी नोइंग T2 फर्स्ट।
Suppose I want to find out T1 without knowing T2. Then what to do? Select the system in such a way that T2 becomes internal to the system. I repeat, select the system in such a way that T2 becomes internal to the system because you don't want to involve T2 और internal forces आपको शो करने की जरूरत नहीं है. तो किसको सिस्टम ले लेंगे आप? M, 2M और स्ट्रिंग 2 को सिस्टम के अंदर ले लीजिए, तो फिर T2 इंटरनल फोर्स हो जाएगा. अच्छा, इनके वेट इंटरनल हो जाएंगे क्या? नहीं, अर्थ सिस्टम के अंदर नहीं है, अर्थ तो इसे खींच रही है ना नीचे. ओके, सो लेट अस ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. तो यहाँ पे चॉइस ऑफ सिस्टम बस चेंज हो गई है. सिस्टम में कौन कौन रहेगा? M रहेगा, 2M रहेगा, प्लस स्ट्रिंग 1 रहेगी, आई एम सॉरी स्ट्रिंग 2 रहेगी. तो अब ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, कैपिटल M देन स्ट्रिंग 2, 2M, एंड दिस इज अ सिस्टम वी हैव विद अस. सो आपको पता है सिस्टम पे आप टोटल फोर्सेस भी लगा सकते हैं. सिस्टम पे टोटल फोर्स नीचे कितना लग रहा होगा? 3mg. मिला जुला के आप mg 2mg भी लिख सकते हैं. हाँ भाई, ये जो टेंशन T2 है वो इंटरनल होगी, आपको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. तो सीधी सीधी टेंशन कौन सी आ गई आपके पास? T1. इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, तो आप T1 को फटाफट से क्या लिख सकते हैं? 3mg. आई होप आपको ये पार्ट समझ में आया है. ओके वेल, एक और क्वेश्चन देखते हैं इजी टाइप का. एक ब्लॉक है, वही क्वेश्चन उठा ले रहा हूं मैं जो मैंने पहले लिया था. देयर इज अ रोप, वर्टिकल प्लेन में, ठीक है. इट्स अ रोप, और रोप का खुद भी मास है, रोप का भी मास m है, ठीक है. अब कुछ बातें आपको बतानी है. यहाँ पे मैं आपको पॉइंट्स दे रहा हूं. से दिस इज A, दिस इज B and this is string. So here find tensions in rope at point. एक और पॉइंट ले लीजिए आप, दिस इज पॉइंट C which is exactly midway. तो ये दोनों पार्ट इक्वल है, ठीक है. दिस इज midway. पॉइंट्स A, B and C. दूसरा आपसे पूछ रहा हूं, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग. फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग. सो लेट अस सी. अब मुझे बताइए आप, हाउ विल यू फाइंड टेंशन एट A? तो आपका पॉइंट A पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो एक्सटर्नल दिखना चाहिए सिस्टम को. समझ में आ रही है बात? तो आपको सिस्टम को ब्रेक करना पड़ेगा फ्रॉम पॉइंट A से. तो मैं सपोज स्टार्ट कर रहा हूं इसे, फाइंडिंग टेंशन एट A, एंड मेक ए हैबिट. अदरवाइज आपसे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व नहीं होंगे. मेरा समझाया समझ आएगा. मेक ए हैबिट कि मैं जब क्वेश्चन दे दिया हूं, पॉज द वीडियो, थिंक, डू समथिंग, जो भी आपका दिमाग बोल रहा है, देन लुक एट द प्रोसेस जो मैं सॉल्व कर रहा हूं, बिकॉज ये होना चाहिए सीखने के लिए. ओके, योर पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट. सो जस्ट ऐसा मत, मूवी की तरह मत देखिए, अदरवाइज कुछ समझ नहीं आएगा आपको, मजा नहीं आएगा. सो एट पॉइंट A सपोज आई वांट टू फाइंड द टेंशन. अच्छा, इतना तो समझ लो कि पॉइंट A पे लीस्ट टेंशन होगी, क्योंकि पॉइंट A का जो टेंशन का फोर्स है वो सिर्फ 2m के वेट को सपोर्ट कर रहा है. पॉइंट B पर टेंशन ज्यादा होगी क्योंकि वो पूरी रोप के वेट को भी सपोर्ट कर रहा है, प्लस B के वेट को भी, A के वेट को भी, आई एम सॉरी, एंटायर रोप प्लस 2m के वेट को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है. स्ट्रिंग में और ज्यादा टेंशन होगी क्योंकि वो इस ब्लॉक को, इस रोप को और इस 2m तीनों के वेट को सपोर्ट कर रहा है. सो ये सिंपल बेसिस पे अपन सोच रहे हैं. तो टेंशन एट A, तो ये अपना ब्लॉक है, FBD ऑफ 2m बना रहा हूं मैं. तो 2mg नीचे, और यहाँ पे दिखेगी मुझे ऊपर की तरफ TA. ये इक्विलिब्रियम में है तो TA आपको फटाफट कितना मिल गया? 2mg. ये आपका एक पार्ट आ गया. आपको टेंशन एट C चाहिए,
तो आप कहाँ से कट करेंगे सिस्टम को? सी से। आपके पास चॉइस है ऊपर का फ्री बॉडी डायग्राम या नीचे का। ऊपर के फ्री बॉडी डायग्राम में आपको एक अननोन फोर्स मिलेगा, फोर्स ऑन स्ट्रिंग बाय सीलिंग, और क्या भी अननोन रहेगा, टेंशन एट सी। इक्वेशन एक ही आएगी, तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इससे बचने के लिए अपन फ्री बॉडी डायग्राम कहाँ का बनाएंगे? नीचे वाले पार्ट का। सो नाउ आई एम गोइंग फॉर टेंशन एट सी। उसके लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूं दिस एफपीडी। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेक इट फ्रॉम सी। तो नीचे वाला पार्ट, तो नीचे वाला पार्ट कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। दिस इज योर ब्लॉक, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। नाउ द फ्री बॉडी डायग्राम आप समझिए 2 mg इस पे। अच्छा, रोप का भी अपना मास है कि नहीं? और यहां पे आ गया आपकी टेंशन एट सी। क्या रोप के पास कोई मास है? जी हाँ। तो आधी रोप के पास मास कितना होगा? हमने इस पार्ट का एफबीडी बनाया हुआ है, तो इतनी रोप का मास m/2 होगा। आई एम सेइंग इट इज सी मिड पॉइंट ऑफ द रोप। सो रोप का भी जो वेट है वो नीचे की तरफ लगेगा। कितना लगेगा? m/2g। और कोई फोर्स आप देख पा रहे हैं? क्या टेंशन एट बी लिखने की जरूरत है यहाँ पे? टेंशन एट बॉम्बे नहीं, बिकॉज यहाँ पे ये इंटरनल फोर्स बन गया। द टेंशन वॉज बिटवीन द ब्लॉक एंड दिस rope. So how will you write this TC? You will write TC is equal to both of them, the 2 mg plus mg by 2. So TC comes out to be, आप LCM ले लीजिएगा, so 5 mg by 2. This is your TC. Okay. Well, now comes the TB, tension at B. ये आप खुद से जरूर निकाल लें। तो आप क्या करोगे? इस बार आप यहां से ब्रेक करोगे और बॉटम का फ्री बॉडी डायग्राम। सो द एंटायर रोप विल कम। सॉरी, दिस इज नॉट बी, ये ए था। तो हियर दिस इज पॉइंट, दिस इज द ब्लॉक, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट बी। ठीक है। अब आपकी एंटायर रोप आपके सिस्टम में है, तो पहले तो इसका अपन वेट नीचे लगा देते हैं 2 mg, और अब यहाँ पे जो टेंशन आएगी वो टेंशन एट बी आएगी। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। अब क्या होगा भाई? देखो, रोप का वेट लगाना पड़ेगा। रोप का कितना मास है? एम, एंटायर रोप इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे रोप का वेट और लग गया। कितना आएगा रोप का वेट? mg। वेट तो आप लोग समझ ही गए, है ना? मास इंटू जी आपका वेट ऑन अर्थ हो जाता है। तो अब आपका क्या इक्वेशन बनेगा? यहाँ पे आप लिखेंगे टीबी मस्ट बी इक्वल टू 2 mg प्लस mg। तो आपका टेंशन एट बी जो है वो कितना आ गया? 3 mg। तो आपने ये तीनों टेंशंस निकाली है भाई। पॉइंट ए पे टेंशन कितना है? 2 mg। बी पे कितना है? 5/2 mg, मतलब 2.5 mg। और यहाँ पे कितना है? 3 mg। Well, for string, you can draw free body diagram of block M, और उससे भी ज्यादा अच्छा तरीका क्या रहेगा? ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सिस्टम। सी फर्स्ट मेथड। सेकेंड पार्ट के लिए मेथड 1, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द अपर ब्लॉक विच इज M। चलो भाई, mg आ गया, और कोई फोर्स आएगा नीचे? हाँ जी, ये जो बी पॉइंट की जो रोप है इसे नीचे खींच रही है, तो फिर इस पे एक नीचे की तरफ फोर्स आ गया टीबी, और ऊपर की तरफ आ गई टेंशन इन द स्ट्रिंग, लेट इट बी टी। सो द बैलेंसिंग थिंग विल बी व्हाट? इट विल बी टी इक्वल टू टीबी प्लस mg, एंड यू हैव कैलकुलेटेड टीबी एज 3 mg, तो टी कम्स आउट टू बी 4 mg। टीबी की जगह मैंने 3 mg लिख दिया। अच्छी बात। मेथड 2 क्या बोलता है? मेथड 2 में आपको टीबी पता होना जरूरी नहीं है, टेंशन एट पॉइंट बी पता होना जरूरी नहीं है। वो तो अभी इसलिए पता था क्योंकि हम सॉल्व करके आए। सपोज डायरेक्ट पूछता टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो बेस्ट चॉइस क्या रहती कि आप स्ट्रिंग को कहीं से भी ब्रेक कर लो, क्योंकि स्ट्रिंग में तो टेंशन सेम रहता है हर जगह। तो और नीचे वाले हिस्से का फ्री बॉडी डायग्राम बना दीजिए। तो आपको सिस्टम अगर वाइजली चूज करें अपन, तो एम भी सिस्टम में है, ये रोप भी सिस्टम में है, और 2m भी सिस्टम में है। अगर मैं ये सिस्टम लूं, ठीक है, एंटायरली, तो फिर मेरे पास चॉइस अच्छी रहेगी कि ऊपर ये टेंशन आ गई,
नीचे इसका टोटल वेट आ गया, कितना है टोटल वेट देखिए भाई, एक ब्लॉक का मास है m, हाँ जी ब्लॉक का मास है m और रोप का मास है m और ये 2m, तो m प्लस 2m यानी कितना आ गया सीधा सीधा नीचे 4mg। और कोई फोर्स आएंगे जी नहीं। पॉइंट बी पे कोई टेंशन वगैरह लिखोगे क्या, सी पे लिखोगे, ए पे लिखोगे, जी नहीं, क्योंकि वो सब क्या होगा इंटरनल। सो अब आपकी यहां से टेंशन सीधी सीधी कितनी निकल के आ जाती है 4mg। सो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है कि हाउ वी आर डीलिंग विद दिस सिचुएशंस। ओके Okay, let's solve one more question here. लिखिए, एक इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है, और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है 30 डिग्रीज। 30 डिग्रीज। यहां पे एक पुली माउंटेड है रिजिडली, दिस इज द पुली, और एक पुली यहां भी माउंटेड है, दिस इज अनदर पुली। बीच में एक ब्लॉक रखा हुआ है जिस कनेक्टेड टू बोथ द स्ट्रिंग्स। ओके, वन ब्लॉक इज हैंगिंग हियर, ये 2 किलोग्राम का ब्लॉक है। ओके, एंड द मिडिल ब्लॉक इज ऑल्सो ऑफ 2 किलोग्राम, and the third there is another block which is hanging down with this pulley. This is unknown, this block इसका mass m है, we do not know how much, ठीक है, and it is fixed, this incline is completely fixed, incline is smooth। okay, तो लिख लीजिए incline is smooth, inclined plane is smooth, ताकि हम फ्रिक्शन कंसीडर ना करें। ओके, नाउ दिस इज योर पुली 1, दिस इज योर पुली 1, दिस इज योर पुली 2। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉल m such that this system is in equilibrium। find small m such that system is in equilibrium। कैसे करेंगे सॉल्व, देखते हैं। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में मतलब सभी पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये समझिए पुली टेंशन को चेंज नहीं करती, तो आप एक ये स्ट्रिंग देख पा रहे हैं जो मैं इधर ब्लैक से हाईलाइट कर दे रहा हूं, एक ये स्ट्रिंग है पूरी जो यहां तक कनेक्टेड है, दूसरी स्ट्रिंग आप ब्लू से देख पा रहे हैं। तो ये दोनों स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग होगी, पुली के अक्रॉस टेंशन चेंज नहीं होगी। तो मान लेते हैं इस साइड की जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन T1 है, तो थ्रू आउट T1 ही रहेगी। अच्छा, डायरेक्शन देखिए, पुल करेगी, पुली को भी इधर पुल करेगी, इधर भी पुल करेगी, तो हर जगह पुलिंग ही चल रही है टेंशन की वजह से। इस पार्ट में आप टेंशन मान लीजिए T2 है, T2। तो ये भी हमें सीखना होगा कि वेरिएबल्स कैसे एज्यूम करना है। तो आप पहचानिए कि जहां तक स्ट्रिंग सेम है उसमें टेंशन सेम आएगी, हाँ जहां स्ट्रिंग ब्रेक होके दूसरी पार्ट से जुड़ रही है वहां टेंशन डिफरेंट हो जाएगी। सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस। Okay, so we just assume the tensions. Now we'll draw the free body diagrams of different objects because all are in equilibrium. No block is accelerating. So net force on each block should be 0. Well, I'm drawing free body diagram of 2 kg. This 2 kg, namely let's write the name. Will be easier to communicate. So let us draw free body diagram of A first. So one by one, I'll draw FBD of A. 2m, तो इस पर एक तो इसका जो इसका वेट एक्ट हो गया इस पे
है ना। वेट मतलब द ग्रेविटेशनल पुल, कितना लग गया 2g, और इस पे कौन सा फोर्स आ रहा है ऊपर की तरफ, द टेंशन T2, एनी अदर फोर्स नो, सो बाय इक्विलिब्रियम आई सिंपली गेट T2 मस्ट बी इक्वल टू 2g, सो 2g मतलब 20 न्यूटन, g इज 10, राइट। ऑलराइट, चलो इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं, सो इट कम्स आउट टू बी 20 न्यूटन। आपको बताएं न्यूटन साइंटिस्ट के नेम के ऊपर यूनिट है, तो फुल फॉर्म में पूरा स्मॉल लिखना पड़ेगा। नाउ दूसरा है बी, फ्री बॉडी ऑफ बी। तो फ्री बॉडी बनाते टाइम ओरिएंटेशन चेंज ना करें, अदरवाइज आप गलती कर देंगे, ठीक है। तो ये भी 2 किलोग्राम है, दिस इज योर बी। अब इन बातों का ध्यान रखें, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि इंक्लाइन प्लेन का एंगल 30 है, तो इसका जो mg है वो ऐसे लगता है, इधर की तरफ जो कंपोनेंट आता है वो mg cos थीटा आता है, यानी कि 2g cos 30 डिग्रीज, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट आता है पैरेलल टू इंक्लाइन वो आता है 2g sin 30। मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम में ये याद करने के लिए भी बोल चुका हूँ, ठीक है। सो हमने mg को रिजॉल्व करके ड्रॉ कर दिया। अब इधर एक टेंशन आ रही है भाई, कौन सी, ऊपर की तरफ T1, और नीचे की तरफ भी एक टेंशन है जो पुल कर रही है T2, और इस पर इंक्लाइन प्लेन क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल, विच इज n। सो जस्ट लुक carefully into the free body diagram of this 2 kg which is block B. This is block B. So here now you are dealing with block B. Here you are dealing with block A. फ्री बॉडी समझ गए सब लोग। इंक्लाइन 30 डिग्री, mg वर्टिकल लगता है, mg का एक ये कंपोनेंट, एक अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट। आई ड्रॉ नाउ, राइट द वैल्यूज एंड इक्वेशंस हियर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लेंगे जो आपका n है वो 2g cos of 30 होता है √3/2, यानी कि g√3 मतलब 10√3, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास नॉर्मल की वैल्यू आ गई 10√3। सो आई एम राइटिंग फर्दर। तो आपके पास एक तो नॉर्मल आ गया, एक्टिंग ऑन दिस इज 10√3 न्यूटन। मैं जानबूझ के कैपिटल N नहीं लिखा क्योंकि हम नॉर्मल के लिए सिंबल यूज कर रहे हैं, ओके। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, पर हाँ आ गया। फिर दूसरा अलोंग इंक्लाइन देख लीजिए कौन कौन से फोर्सेस हैं, T1 है, T2 है और 2g sin थीटा है। तो आप आराम से देख सकते हैं कि आपका जो T1 है वो T2 प्लस 2g sin of 30, sin of 30 कितना हो जाएगा 1/2, g को आप पुट कर देंगे, तो आपके पास जो T1 है वो आ रहा है T2 प्लस 10। तो T1 है, T2 कितना है आप निकाल चुके हैं 20 प्लस 10, यानी T1 आ रहा है आपके पास 30 न्यूटन, ठीक है। अब मैं बनाने वाला हूं फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक सी विच इज अवर अननोन। इसका मास अननोन भी है, दिस इज m, तो इस पर नीचे की तरफ इसका वेट mg आ गया और ऊपर की तरफ इस पर टेंशन T1 आ गई। मैं इस क्वेश्चन यहां से भी स्टार्ट कर सकता था क्योंकि मुझे फाइंड ही स्मॉल m चेक करना था। तो मैं जैसे ही क्वेश्चन यहां से स्टार्ट करता, मेरे पास इमीडिएट इक्वेशन बन जाती कि T1 इज इक्वल टू mg, बट आई एम इंटरेस्टेड इन m। इसका मतलब मुझे क्या फाइंड करना पड़ता, T1, और T1 फाइंड करने के लिए मुझे वापस इन दोनों के क्या ड्रॉ करने पड़ते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। बट नाउ आई नो व्हाट इज T1, T1 इज 30, सो 30 g की जगह आप 10 पुट कर देंगे तो आपको SI सिस्टम में मास मिल जाएगा। तो कितना आ गया आपके पास ये मास, 3 किलोग्राम। तो दिस we solved finding the value of m such that this system is in equilibrium. So I already assumed this system to be in equilibrium and we solved for this unknown mass. Now I can ask the forces acting on these pulleys from their hinge. So they are hinge. ये आप hinge points देख पा रहे हैं, तो ये hinge points पुलिस पे कितना फोर्स exert कर रहे हैं। So take it as next part in this question. ठीक है, इसे आप फर्स्ट पार्ट ट्रीट कर लीजिए और ये हो जाएगा अपने लिए सेकेंड पार्ट। एंड व्हाट इज सेकेंड पार्ट, फाइंड फोर्सेस exerted by hinge on pulleys. So कैसे करेंगे इसे हम सॉल्व, देखो तो रेस्पेक्टिव पुलिस के फ्री बॉडी डायग्राम बनाने पड़ेंगे अपने को। तो पुली 1 से ही स्टार्ट करते हैं। सो हियर लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पुली 1, दिस इज P1। फोर्सेस देखिए, पुली मासलेस है, आपको कुछ नहीं बोला, आप आइडियल ट्रीट करें। तो आपको एक तो फोर्स यहाँ पर T1 दिख रहा है और वैसे ही T1 यहाँ पे एंगल पर आ रही है,
T1। और उसको बैलेंस करने के लिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप जब डायरेक्शन नहीं जानते हिंज फोर्स की कि वो हिंज फोर्स किधर है, जैसे नॉर्मल की डायरेक्शन मुझे पता रहती है, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू सरफेस एक्ट होता है, तो देखिए ये कॉन्टेक्ट सरफेस थी 2 kg के लिए, तो मैंने इधर नॉर्मल एक्ट करा दिया। टेंशन अलोंग द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एक्ट होती है, तो वो भी मैंने एक्ट करा दी। बट हिंज फोर्स की मेरे पास कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ऐसे केस में मैं हिंज फोर्स को कंपोनेंट फॉर्म में कंसीडर करूंगा। सो लेट अस कंसीडर दिस टू बी एफ एक्स एंड दिस टू बी एफ वाई, and resultant will be root of fx square plus fy square. Now we need to resolve this tension. तो आप देख लीजिए टेंशन कितना एंगल पे है। तो जो टेंशन है T1, आप इस डायग्राम में ही आ जाइए, ये दोनों लाइंस, तो आप देख लीजिए अल्टरनेट एंगल के हिसाब से 30 डिग्री पे। एग्री? सो दिस इज एट 30 डिग्री, सो आई विल रिजॉल्व इट इन 2 कंपोनेंट्स। दिस एंगल इज 30 डिग्री, तो आपके पास इधर वाला ये जो कंपोनेंट है वो कितना आ जाएगा, T1 cos 30, और इधर T1 sin 30। दिस इज योर T1 वी आर ड्रॉइंग फॉर पुली 1। सो आपको Fx कितना मिल गया, Fx मिल गया यहां से आपके पास T1 cos 30, cos 30 is root of 3/2, you got T1 as 30, so you got 30 into root of 3/2, so you got Fx as 15 root of 3 Newton. But this is not the answer, एक कंपोनेंट मिला है। अब y में देख लीजिए, पुली का mg क्यों नहीं लगाया, क्योंकि पुली में आइडियल ट्रीट कर रहा हूं, बिकॉज क्वेश्चन हैज नॉट प्रोवाइडेड मास ऑफ द पुली टू मी। सो दिस इज T1 डाउनवर्ड, T1 नीचे प्लस T1 sin 30 is equal to Fy, so sin 30 is 1/2, so 1/2 प्लस यानी ये आ जाएगा मेरे पास 3/2 T1, so Fy आ गया 3/2 into 300, sorry 30, so it is 15 into 3, so it is 45 Newton। ये आपको कौन मिल गया, Fy। तो आपका जो नेट फोर्स है पुली 1 पे जो हिंज लगा रही है is resultant of fx square plus fy square, which you can easily find square root. So same way you can find force on pulley 2. I leave it as homework for you. So find this force and tell me on the group. Okay? I hope you understood this situation. तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, in all these questions what we are considering is that system is in equilibrium. Okay? ऑलराइट, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सी ये एक ब्लॉक है 4 किलोग्राम का, 4 kg ब्लॉक, ठीक है। देयर इज अनदर ब्लॉक कैप्ड 2 kg ब्लॉक and they are resting against a wall. This is a wall and this is the floor. अब इसके ऊपर एक 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया है, ठीक है, और एक और ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पे, दिस इज ऑफ 3 kgs, ओके, एंड इस ब्लॉक को ऐसे धक्का मार रहा है, कितने फोर्स से, 100 न्यूटन से, 100 न्यूटन से, सच दैट ये वर्टिकल के साथ 37 डिग्री के एंगल पे ये फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब मेरा सवाल है कि आपको नॉर्मल फोर्सेस फाइंड करने हैं यहाँ पे बिटवीन ऑल द कॉन्टैक्ट सरफेसेस। यू कैन नेम दिस एज A, B and C, these blocks. So find
normal forces between all contact surfaces. Okay, so think, आपको क्या करना पड़ेगा? You will need to draw free body diagrams of different bodies to find their respective normals. यानी कितने कितने नॉर्मल आएंगे आपका? नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी, नॉर्मल बिटवीन बी एंड सी, नॉर्मल बिटवीन सी एंड वॉल, नॉर्मल बिटवीन ए एंड फ्लोर, नॉर्मल बिटवीन बी एंड फ्लोर. तो इतने सारे नॉर्मल फोर्सेस आपको वहां पे दिखने वाले हैं. ठीक है, सॉल्व. ओके, सो हाउ विल सॉल्व? फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं एक एक करके. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ए ओनली. सो मैं यहाँ पे ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं. ठीक है, दिस इज 2 kg ब्लॉक ए. हाउ मच फोर्स? 20 ऊपर. दिस इज नॉर्मल. ये आपका फ्लोर है. ठीक है, ये वॉल है. सो दिस इज नॉर्मल ऑन ए. आई एम ड्राइंग फ्री बॉडी ऑफ ए. नॉर्मल ऑन ए बाय फ्लोर. इसे मैं N1 बोल देता हूं. ठीक है, तो मेरे पास अच्छा एक और भी है. हियर it will be the normal on A by B, let's call it N2, and here there is a force of 10 Newton. Okay, so this is a equilibrium. So how will I write? Just balance कर दीजिए. So N1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास 20 न्यूटन और N2 की जो वैल्यू है वो आपके पास आ गई 10 न्यूटन. मतलब आपने कौन कौन से नॉर्मल निकाली है? नॉर्मल बिटवीन फ्लोर एंड ए एज वेल एज नॉर्मल बिटवीन ए एंड बी. तो नॉर्मल प्रेसिंग की वजह से क्रिएट होता है. आप इतना समझ पा रहे हैं? अच्छा, चलिए फिर अपन फ्री सी का, ठीक है, तो सी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, या बी का भी बना सकते हैं. चलो बी का बनाते हैं. तो बी का फ्री बॉडी डायग्राम में आपको कौन कौन आएगा? बी. सबसे पहले बात, इसका वेट 4 kg का ब्लॉक है. इस पे नीचे की तरफ 40 न्यूटन आएगा, दैट इज 4g. ऊपर की तरफ दिस इज नॉर्मल ऑन बी बाय फ्लोर, कॉल इट N3. ओके, वेल द प्रेसिंग फोर्स नॉर्मल ऑन बी बाय ए. अब NAB और NBA क्या है? एक्सल रिएक्शन पेयर है. तो फिर इसकी जो वैल्यू है वो किसके इक्वली आएगी? न्यूमेरिकली N2 के. ठीक है, वैल्यू. अब यहां पे आ जाएगा आपका नॉर्मल on B by wall, let it be N4, and normal on B by C. अब बहुत लोग गलती क्या कर देते हैं कि वो जो इसका जो वेट है 30 वो किस पे एक्ट करा देते हैं? B पे. एक्चुअली वेट ऑफ C इज नॉट एक्टिंग ऑन B, वेट ऑफ C इज एक्टिंग ऑन C. ओके, जो C है वो इस पे क्या एक्ट करा रहा है? नीचे नॉर्मल एक्ट करा रहा है. आप देख लीजिए कहीं हमने कोई फोर्स मिस तो नहीं किया. और चेक कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन कॉन्टेक्ट टाइप फोर्स विच इज द वेट आई ड्रॉ, देन सी द कॉन्टेक्ट ए के साथ है, फ्लोर के साथ है, वॉल के साथ है, सी के साथ है. तो 1 2 3 4 नॉर्मल फोर्स आने चाहिए. आप देख लीजिए 1 2 3 4 नॉर्मल फोर्स है. अच्छी बात. अच्छा, ये जो NBC है इसे मैं N5 बोल दे रहा हूं. तो अब मेरे पास इक्वेशंस क्या बनेंगे? यहां से मैं इस साइड बना दे रहा हूं. तो एक्स डायरेक्शन में बनती है कि भाई जो N4 है आपका वो N2 के इक्वल है, और N2 आप निकाल चुके हैं. तो आपको क्या भी मिल गया? N4 मिल गया, दिस इज 10 न्यूटन. ऑलराइट, ऊपर की तरफ इक्वेशन क्या बनेगी? नीचे की तरफ कौन कौन लग रहा है? 40 लग रहा है और N5 लग रहा है. सो यू विल राइट दिस N3 शुड बी इक्वल टू 40 प्लस N5. बट द प्रॉब्लम इज यू नाइदर नो N3 नॉर N5. ओके, वेल सो मुझे N3 और N5 फाइंड करना चाहिए. कुछ लोग ये महा गलती कर देते हैं कि अच्छा इसका वेट 40 है तो फ्लोर इस पे 40 ऊपर लगा रहा होगा. नो, डोंट डू सच काइंड ऑफ थिंग्स देयर. ओके, दीज आर अननोन. क्योंकि सी उसे प्रेस कर रहा है और जो मैं फोर्स लगाया हूं उससे भी इसे नीचे की तरफ कुछ प्रेस किया जा रहा है, लाइक दिस. ऑलराइट, सो अब बचा कौन है? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सी. सो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सी. सो सी का फ्री बॉडी डायग्राम में आपको क्या क्या दिखेगा? सबसे पहले उसका वेट, सो इट इज 30.
then draw the respective normals clearly. So this is normal on C by B, which will be equal to NBC, which is N5. Well, there is one more normal on C by wall. This is unknown, so let it be N6. There is one more force of 100 Newton which is acting on C. उसे रिजॉल्व कर ले रहा हूं मैं, ठीक है, टू बैलेंस. तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, जो सी पे ही लग रहा है, बी पे नहीं, ठीक है, सिर्फ कंपोनेंट दिख रहा है आपको. ये 37 तो ये भी 37, तो ये है कितना, 100 न्यूटन है. तो 100 न्यूटन कॉस 37 इधर आएगा, 100 कॉस 37 और इधर 100 साइन 37. तो इनको निकालना है जरा अपन. तो 100 इंटू 4/5, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, 80. और इसे निकालेंगे तो 100 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा अपने पास 60. ठीक है, तो ये 100 को मैंने रिजॉल्व कर लिया. तो 100 का एक कंपोनेंट जो नीचे की तरफ आ रहा है वो 80 आ रहा है, और वो इधर की तरफ जो आ रहा है वो 60 आ रहा है. कोई आपत्ति? ठीक है, इन न्यूटन्स. तो अब आप देखिए फटाफट. सबसे पहले इस डायरेक्शन से मैं N6 लिख सकता हूं 60 न्यूटन के इक्वल. तो अपने पास ए के नॉर्मल आ गया. फिर ऊपर से क्या लिख सकता हूं मैं, नीचे की तरफ 80 लग रहा है, नीचे की तरफ ही 30 लग रहा है, और ऊपर की तरफ N5 लग रहा है. तो जो N5 है वो मेरे पास 110 न्यूटन आ जाता है. नाउ आई विल रिटर्न बैक टू इक्वेशन 1. मुझे N5 पता चल गया तो मैं N3 निकाल सकता हूं. सो नाउ पुट N5 इन इक्वेशन 1. तो मेरे पास N3 कितना आ जाता है, N3 आ जाता है मेरे पास 40 प्लस 110, so I get 150 Newton. So here I have value of all the normals. You can check normal between all the contact surfaces. Okay, और आप एक बात अच्छे से समझ लें कि जो नॉर्मल फ्लोर लगा रहा है बी के ऊपर, है ना, इट इज मच ग्रेटर देन द वेट ऑफ बी. वेट ऑफ बी इज ओनली 40, जबकि N3 की वैल्यू आई है 150, क्योंकि इसका वेट प्लस ये जो कंपोनेंट सब मिला जुला के प्रेसिंग क्रिएट कर रहे हैं फ्लोर पे ऑन बी. इज दैट क्लियर? ठीक है, ऑलराइट. अब ध्यान से सुनो. ये तो हमने इंडिविजुअल ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम बना के सॉल्व कर लिया. दिस इज वन थिंग. अब अगर मुझे N3 निकालना है, फॉर एग्जाम्पल N3 निकालना है, तो फिर मुझे सिस्टम ले लेना चाहिए. सपोज मुझे कौन कौन से नॉर्मल फाइंड करने हैं. मुझे नॉर्मल फाइंड करना है बिटवीन दिस ए एंड फ्लोर, तो ए के फ्री बॉडी डायग्राम से मिल जाएगा. मुझे नॉर्मल फाइंड करना है सपोज बी एंड फ्लोर, तो बी के फ्री बॉडी डायग्राम से मिल जाएगा. सी एंड वॉल, सी के फ्री बॉडी डायग्राम से मिल जाएगा. ठीक है, तो हम ग्रुपिंग में फ्री बॉडी डायग्राम बना के भी इसे सॉल्व कर सकते हैं. देखिए कैसे. इसको मिटा देता हूं मैं, क्वेश्चन में ही बता रहा हूं मैं आपको. यहां पर देखिए, सपोज ये आया आपके पास 80 और इधर आया आपके पास 60. नाउ मुझे चाहिए नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल ऑन बी बाय फ्लोर. ठीक है भाई. अब ध्यान से सुनना. वाई डायरेक्शन में अगर मैंने किस किस को सिस्टम मान लिया, अगर मैंने सिस्टम मान लिया सी को और बी को, मतलब सिस्टम में कौन कौन है, बी प्लस सी. तो बी प्लस सी में आपको कौन कौन से फोर्स दिखेंगे. मैं थोड़ा छोटा दिखा रहा हूं. ठीक है, ये आपका सी है, ये बी है. तो आपको कौन कौन से फोर्सेस नीचे लगाने हैं. एक तो इस पे ऑलरेडी कौन सा आ रहा है 80, एक इधर कितना आ रहा है 60, इधर आएगा आपका नॉर्मल ऑन सी बाय वॉल, नॉर्मल ऑन बी बाय वॉल, नॉर्मल ऑन बी बाय ए. बट आपको एक्स डायरेक्शन फोर्सेस की चिंता ही नहीं करनी, क्योंकि आपको वाई डायरेक्शन चाहिए. एंड दिस इज नॉर्मल ऑन बी बाय फ्लोर. ठीक है, विच इज N3 यू वांट. अच्छा, इनका कंबाइंड वेट कितना हो गया, 4 और 3 7, तो नीचे की तरफ 70 न्यूटन. तो इन पे क्या लग गया, वेट. अब आप ध्यान से देखते रहिए. वाई डायरेक्शन में आपको कौन कौन से फोर्सेस दिख रहे हैं. 80 दिख रहा है नीचे, 70 दिख रहा है नीचे, और N3 दिख रहा है ऊपर. सो N3 मस्ट बी इक्वल टू 80 प्लस 70, 150. डायरेक्ट बोल दिया हमने.
हाँ क्यों? क्योंकि हमने कौन सा टर्म एलिमिनेट करा दिया यहाँ पर, नॉर्मल बिटवीन सी एंड बी। इसी तरीके से आप प्रॉपर चॉइस ऑफ सिस्टम लेके अपना क्वेश्चन शॉर्ट में भी कर सकते हैं, कम स्टेप्स में भी कर सकते हैं। ट्राई इट। ओके, वेल लेट्स मूव फॉरवर्ड। Okay, now let us solve this question here. $37 ठीक है, एक और इंक्लाइन प्लेन है, they are joined 53 degrees. It's a single body, combinedly fixed. Okay, और एक स्फीयर रखा हुआ है यहाँ पे। A sphere is kept here. स्फीयर का मास है m, ठीक है, एंड दिस इज वर्टिकल प्लेन। So system is in equilibrium. System is in equilibrium. Find normal forces between suppose this is A, this is B, A and sphere, and B and sphere, दो ही जगह कांटेक्ट है। आपको ये नॉर्मल फोर्सेस बताने हैं। ओके, क्या बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो आप स्फीयर को ही कंसीडर करिए, प्लेन्स आप अलग डायग्राम बनाए, क्वेश्चन में नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्फीयर का आप सेंटर लोकेट कर लें सो दैट यू कैन ड्रॉ द नॉर्मल्स प्रॉपर्ली। ओके, आप mg बना दें। इसका कैसे एक्ट हो रहा होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड mg। अब नॉर्मल की बारी आती है। स्फीयर का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, स्फीयर हमने अलग कर लिया है। ये लाइन सिर्फ एंगल समझने के लिए मैंने ड्रॉ करके रखी हुई है। अब नॉर्मल इस साइड से, दिस इज नॉर्मल ऑन स्फीयर बाय ए, कहां से पास होगा? सेंटर से डेफिनेटली। दिस इज नॉर्मल ऑन स्फीयर बाय ए, यू कॉल इट n1। देयर विल बी वन मोर नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल ऑन स्फीयर बाय बी, लेट्स कॉल इट n2। ठीक है, ये मैंने दोनों नॉर्मल बना दिया। अब रिजॉल्व कैसे करें समझिए। आपको पता है कि जो नॉर्मल है वो टेंजेंट के कैसा होगा? परपेंडिकुलर, बिल्कुल। तो अब आपको रिजॉल्व करने के लिए ड्रॉ करना है x एंड y। तो देखते रहिए, ये मेरे लिए y है और ये मेरे लिए x है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ये एंगल भाई कितना है? 37 डिग्री। तो ये एंगल अल्टरनेट एंगल बन गया, दिख रहा है आपको? ये भी आ जाएगा कितना? 37, बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो रेड लाइन और ब्लैक यानी इंक्लाइन प्लेन एंड नॉर्मल देयर परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 90 माइनस 37 यानी कितना आ जाएगा? 53। समझे? अच्छी बात। आप चाहो तो आप ऊपर का एंगल भी लिख सकते हो 37, योर चॉइस, आई हैव नो प्रॉब्लम। तो आप चाहो तो ये एंगल आपका 90 माइनस 53 यानी कितना आ जाएगा? 37। तो मुद्दे की बात, जो एंगल इंक्लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है वो एंगल नॉर्मल वर्टिकल के साथ बना रहा है। यहाँ पर ये पैटर्न पता चल गया, तो मुझे यहाँ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सीधा सीधा लिख दूंगा कि भाई यहाँ पे ये जो एंगल आएगा वो 53 आएगा।
ठीक है, तो आपके पास N1 N2 वगैरह दिख रहे हैं. लेट अस ड्रॉ द डायग्राम वंस अगेन. द स्फीयर, ठीक है, और सेंटर एक फोर्स तो इसका mg है ही. फिर ये जो नॉर्मल्स हैं, पहला नॉर्मल बना रहा है आपका 53 डिग्री का एंगल, ठीक है, तो दिस इज 37. ये मेरे लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस बना देते हैं अपन. $37 degrees, and here is the normal. I call it N1. Now second normal इस लाइन पे एक्ट हो रहा है. दिस इज N2, और वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ रेस्पेक्टिवली एंगल बना रहा है 53 विद द वाई एक्सिस. सो अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली रिजॉल्व करना है. कर लेता है रिजॉल्व. तो N1 का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में लिख लीजिए. तो ये बनेगा आपके पास N1 साइन 37, इधर बनेगा N1 cos 37. You can understand how important is the resolution of vectors in this chapter. Okay, ये बनेगा आपके पास N2 sin 53, इधर बनेगा आपके पास N2 cos 53. ठीक है, अब लिख लें आप, इनकी वैल्यूज लिख लें. तो ये आ गया आपके पास 3n1/5, ये आ गया आपके पास 4n1/5, ये आ गया 3n2/5, और इधर आ गया 4n2/5. अब आप इक्वेट करना चालू कर दें. तो आपको वर्टिकल में कौन कौन से दिख रहे हैं? ऊपर की तरफ दिख रहा है मुझे 4n1/5 प्लस 3n2/5 इज इक्वल टू mg. तो यहां से आ गया मेरे पास 4n1 प्लस 3n2 इक्वल टू 5 mg. एक इक्वेशन, क्योंकि दो अननोन है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा. ये y में आ गया. बिल्कुल इसी स्टाइल से आप x में भी बना सकते हैं. तो x में क्या आ जाएगा? x में आ जाएगा मेरे पास 3n1/5, इट मस्ट बी बैलेंस्ड बाय 4n2/5. तो यहाँ से जो इक्वेशन आ गई वो आ गई 3n1 इज इक्वल टू 4n2. अब मुझे सॉल्व करना है, तो मैं n1 को उठा के पुट कर देता हूँ. कितना? तो मैं यहाँ से n1 को लिख देता हूँ कि n1 इज नथिंग बट 4/3n2. इक्वेशन 2. Now I'll just put n1 in equation 1. So what is equation 1? इसमें अपन n1 पुट कर देते हैं. So 4 times 4/3n2 प्लस 3/5n2, या फिर 5 तो चला ही गया ना, तो अपन 3n2 इज इक्वल टू 5 mg. तो यहां से क्या क्या मिल रहा है अपने को? मिल रहा है 16n2, एलसीएम ले रहा हूं, प्लस 9n2 इज इक्वल टू 15 mg. चेक कर लीजिए भाई. ठीक है, 3 एलसीएम ले लिया था, तो ये आ गया मेरे पास 25n2 इज इक्वल टू 15 mg. तो n2 आ गया मेरे पास 15 डिवाइडेड बाई 25 mg. n2 आ गया मेरे पास 3/5 mg. Okay, and n1 is what? 4/3 times this. So n1 is 4/3 times n2. Cancels out, so n1 comes out to be 4/5 mg. So this is what I have here. n1 comes out to be 4/5 mg, n2 comes out to be 3/5 mg. So this is how you can solve this question. ये भी किस पे बेस्ड था? इक्विलिब्रियम. ओके, सो आई होप आपको यहाँ तक का ये पार्ट समझ में आया होगा. ओके, वेल तो कुछ इस तरीके से हम डील करते हैं फॉर
इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। अब अपन समझते हैं एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट्स या एक्सेलरेटिंग बॉडीज। तो अभी तक हम यूज कर रहे थे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कि इफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज जीरो, नेट फोर्स मस्ट बी जीरो और अदरवाइज। तो इक्विलिब्रियम का मतलब ही था नेट फोर्स जीरो, उसी से हम सब कुछ सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, अभी हम यूज करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ, विच इज कि आपके पास कोई भी बॉडी है और उस पर कुल मिला जुला के एफ नेट फोर्स आ रहा है और तो उसका एक्सेलरेशन m है, दे विल बी रिलेटेड बाय दिस। ये छोटी सी इक्वेशन है जो हम यूज करेंगे। ठीक है, बस इसको आप यूज करना सीख लिए तो समझ लीजिए कि आप पूरा चैप्टर सीख लिए। ठीक है, we'll start from very basic situations and slowly we'll move to the complex one. Okay, so let's start. ये तो आप लिख ही लेना। मान लीजिए हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं और आपको इसकी चिंता नहीं करनी है कि वो टॉपल ना हो जाए या लुढ़केंगे तो नहीं, सो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, दिस सरफेस इट इज स्मूथ, क्योंकि अभी हम फ्रिक्शन कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इसका मास आप मान लीजिए 4 किलोग्राम है। ठीक है, और इसका मास मान लीजिए आप 2 किलोग्राम है। ठीक है, और इसके ऊपर मैं कुछ 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं इधर से। ठीक है, तो मेरा सवाल है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स एंड नॉर्मल फोर्स between the blocks. Well, so how we will solve these situations and how they are different from the previous one. In the previous situation, system was in equilibrium, so there was a force which was cancelling a given force. But in this case, you can see nobody can balance this 60 Newton on this because there is no other agents there. Okay, तो फिर ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा। तो हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चंस, उसके स्टेप समझिए। assume accelerations of bodies. This is your step 1. अच्छा, बेसिक स्टेप्स मैं आपको पहले बता चुका हूं। आप सिस्टम आइडेंटिफाई करेंगे, सोचेंगे कि एक्सेलरेट करेगा या नहीं करेगा। तो आपने अगर एक कंक्लूजन में पहुंच गए कि एक्सेलरेट कर रहा है, फिर आप अज्यूम करेंगे एक्सेलरेशंस। अब डायरेक्शन, ठीक है, बॉडीज इन प्रॉपर डायरेक्शंस, तो आपको सिचुएशन टू सिचुएशन समझ में आ जाएगी। अगर एक से ज्यादा फोर्सेस हैं, एंगल वगैरह फोर्सेस लग रहा है, तो आप एक्सेलरेशन को भी कैसे अज्यूम करेंगे, कंपोनेंट फॉर्म में, वो मैं आपको आगे बताता रहूंगा। ठीक है, अब स्टेप 2, resolve all the forces, या फिर फ्री बॉडी डायग्राम तो बनाओगे, चलो एक बार के लिए लिख देता हूं मैं। ड्रॉ FBD ऑफ बॉडी और बॉडीज, डिपेंड करता है कि आपने सिस्टम किसे लिया हुआ है। ठीक है, स्टेप 3, resolve all द फोर्सेस, कौन कौन सी डायरेक्शन में, along the acceleration direction and perpendicular to the acceleration direction. ठीक है,
इतना कर लिया। स्टेप 4, अब सारे फोर्सेस के वो कंपोनेंट जो कि इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है, ठीक है। सो राइट एफ नेट। अब एक काम करते हैं, लॉन्ग डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन को मैं एफ नेट पैरेलल से दिखा दे रहा हूं और परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन डायरेक्शन इसको मैं एफ नेट परपेंडिकुलर से दिखा दे रहा हूं, कुल मिला जुला के, ठीक है। तो अब लिखेंगे एफ नेट पैरेलल इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन एंड एफ नेट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 0, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। अब जब आप ये इक्वेशन लिख रहे होंगे एफ नेट पैरेलल और एफ नेट परपेंडिकुलर, तो यहां पे आप जो ध्यान रखेंगे साइन कन्वेंशन का वो ये है, कंसीडर फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ acceleration as positive and force in opposite direction of acceleration as negative. So if you follow these simple steps, you can solve any question in this chapter which is based on the acceleration idea. Okay, so you note down these steps and observe that I am following them, okay, in each and every question I will solve in this chapter. Okay, so I'm telling you the first method differ सिर्फ कहां करेगा, सिलेक्टिंग द सिस्टम, ठीक है, स्टेप्स वही रहने वाला है। तो मेथड 1, इसमें मैं दोनों बॉडीज के इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाला हूं। सो लेट मी कंसीडर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ 4 kg different and 2 kg different. So this is the method 1, considering both the bodies different. Now 4 kg के ऊपर एक फोर्स है 60 न्यूटन। अच्छा, उस पर खुद का वेट होगा 40 न्यूटन, ठीक है। नीचे से उस पर एक नॉर्मल आएगा, से कॉल दिस नॉर्मल टू बी n1। एक नॉर्मल उस पर आएगा जो कौन लगाएगा, 2 kg, क्योंकि 4 kg 2 kg को आगे धक्का मार रहा है, तो 2 kg 4 kg को पीछे धक्का मारेगा विदाउट एनी डाउट, ओके। फिर एक नॉर्मल वही रहेगा n0, दिस इज एक्शन रिएक्शन फोर्स, है ना। और इस पर नीचे की तरफ इसका वेट आएगा 20, और ऊपर की तरफ मान लीजिए फ्लोर उस पर नॉर्मल लगा रहा है कितना, n2। तो थोड़ा इसको ऊपर दिखा देते हैं अपन। So these are individual free diagrams I draw. Now do not write 60 equal to n0 because 4 kg is not in equilibrium. So as I told you, assume direction of acceleration. तो यहाँ तो एक ही फोर्स है, तो एक्सेलरेशन इधर ही है। Now the question is, क्या मुझे दोनों का एक्सेलरेशन सेम अज्यूम करना चाहिए या डिफरेंट अज्यूम करना चाहिए? तो आंसर सेम अज्यूम करना चाहिए, वो काइनेमेटिक्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ट्रीट देम एज रिजिड बॉडीज। तो अगर ये 1 सेंटीमीटर शिफ्ट होता है तो इसे भी 1 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट होना पड़ेगा। सो दे आर बाय काइनेमेटिक्स, ओके। आई कैन से एक्सेलरेशन ऑफ बोथ 4 kgs एज वेल एज दिस 4 kg, ठीक है। चलो इसको ए भी दे देते हैं अपन नाम। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू ए। ये कहां से बोल पाए अपन, काइनेमेटिक्स से, क्योंकि यहाँ पे दोनों की वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज सेम ही होगा बिकॉज दे आर कनेक्टेड। ऑलराइट, वेल, सो नाउ आई हैव इंडिविजुअली हियर एक्सेलरेशन, इसका भी ए है और इसका भी ए है। सो लेट अस सी हाउ वी आर फ्रेमिंग द इक्वेशंस एंड हाउ दिस इज डिफरेंट। First of all, the forces which are
along the acceleration, अब यहाँ पे मुझे रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि मेरे फोर्सेस ऑलरेडी या तो एक्सेलरेशन की लाइन में है या फिर परपेंडिकुलर है। अच्छी बात है। तो along the acceleration line दो फोर्स हैं 60 एंड n0। 60 किसकी डायरेक्शन में है? एक्सेलरेशन की। n0 क्या है? अपोजिट है। तो मैं F इक्वल टू ma लगाने वाला हूं इस ब्लॉक के लिए। सो दिस इज माई ब्लॉक A। So you just observe carefully, then you will understand it properly. Okay, so on this, how am I going to write? I'm going to write for this A 60 को positive and not को negative. So 60 minus and not is equal to mass for acceleration A. Observe this equation how I wrote. एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में था 60 तो पॉजिटिव ले लिया, एंड नॉट अपोजिट था तो नेगेटिव ले लिया, और एक्सेलरेशन, सो आई गॉट दिस इक्वेशन। अच्छा, एक और बन जाएगी यहाँ पे, वो क्या आ जाएगी? n1 इज इक्वल टू 40, पर वो तो मुझे पता ही चल गया। b के लिए इक्वेशन, अब क्या मैं यहाँ से a निकाल सकता हूँ? हाँ जी, नहीं निकाल सकता क्योंकि n0 भी एक अननोन है, तो b पे चलते हैं। b पे सिर्फ n0 ही एक्ट हो रहा है इस डायरेक्शन में, और वो भी इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ही है, तो n0 इज इक्वल टू 2a, इक्वेशन 2, और n2 यहां से सीधा सीधा आपको 20 पता चल जाता है, विच इज नॉट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अस क्योंकि फ्लोर से तो नहीं पूछा है नॉर्मल उसने। अब बाय 1 and 2 यू कैन सॉल्व, बाय 1 and 2 आप 60 n0 की वैल्यू को क्या रख दीजिए? 2a, ठीक है, इज इक्वल टू 4a, तो आपको क्या मिलता है? 60 इज इक्वल टू 6a, यानी a मिल जाता है आपको पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर फर्स्ट आंसर। नाउ आप a को पुट कर दीजिए इन इक्वेशन 2। सो पुट a इन एनी ऑफ द इक्वेशन। मान लीजिए मैं इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूं, तो n0 आ जाता है मेरे पास 20 न्यूटन। सो द नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक इज 20 न्यूटन हियर, they are pressing against each other with 20 Newton, and the acceleration which they possess is 10 meter per second square। कोई भी दिक्कत अगर आपको यहाँ पे है तो आप बिंदास में से ग्रुप पे पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ आए कि हमने इक्वेशंस फ्रेम कैसे किए आफ्टर ऑल। ओके, अच्छी बात। अब देखते रहेंगे यहाँ पे मेथड 2 क्या है। कुछ भी अलग नहीं है, बस सिस्टम देखिए। इस बार मैं सिस्टम ट्रीट कर रहा हूं a प्लस b टुगेदर। सो व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ डूइंग दैट? जो नॉर्मल बिटवीन देम था, जो कि जिसकी वजह से मुझे दो इक्वेशन फ्रेम करनी पड़ रही थी, वो गायब हो जाएगा। तो अब मैं कैसे लिख पाऊंगा इसे? इट विल बी 4 kg हियर, 4 kg हियर, देन 2 kg हियर। अच्छी बात। और यहां पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है आपका 60 न्यूटन, और इसका इधर आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है a। ये मेरे लिए सिस्टम है। यस, दिस इज माय सिस्टम। और ये और भी अच्छा मेथड हो जाता है अगर आपके सिस्टम की बॉडीज के एक्सेलरेशन सेम है, जो कि इस केस में है। अब आपके पास नीचे, यस डेफिनेटली, कितना फोर्स आएगा? इसका 60 आएगा, 4 + 2 6 नीचे की तरफ, और कुल मिला के यहाँ पे एक फ्लोर नॉर्मल लगाएगा जिसमें हम इंटरेस्टेड है नहीं फिलहाल, तो जो कि एक नॉर्मल आएगा, जैसे मैंने सिंपली n लिख दिया, और वो जो n है वो हमारे n1 और n2 का समेशन होगा कि टोटल फ्लोर इस सिस्टम पे कितना नॉर्मल लगा रहा है। अच्छी बात। अब और कोई फोर्स दिख रहा है क्या आपको? नहीं। तो फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन कितना है? 60 पॉजिटिव। व्हाट इज मास ऑफ दिस सिस्टम? विच इज 6 into acceleration a. So in one line you can write acceleration is 10 meter per second square. But remember, it is important to ensure that they will possess same acceleration before starting the question. Now as you got the acceleration, you can simply write this n, which is n1 plus n2, it is equal to 60 anyway, this you know it, but आपका ये एक आंसर आ गया। Now comes how to find n0। तो n0 फाइंड करने के लिए अब आप किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए, 4 का या फिर 2 का, बट आई विल गो फॉर 2 क्योंकि 2 को जो एक्सेलरेशन दे रहा है वो नॉर्मल ही दे रहा है। 2 पे 60 तो लग नहीं रहा ना, पर 2 भी एक्सेलरेट कर रहा है, तो 2 को कौन सा फोर्स एक्सेलरेट करा रहा है? नॉर्मल फोर्स फ्रॉम द 4 kg। सो दिस 2 kgs, इस 2 kgs इसका एक्सेलरेशन इधर की तरफ आप निकाल चुके हैं आप 10,
और इस पे इधर की तरफ आएगा नॉर्मल एन नॉट, सो एन नॉट विल बी एम ए, so 2 into 10, so how much? 20. So this is your another answer you get. So here is method 2, here is method 1. So method 2 is easier, आपका equations नहीं बनाना पड़ा, आपको solve नहीं करना पड़ा, आप सीधा कर लिया है. Okay, well you can note this. ऑलराइट, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करते हैं. ओके चलो जाते जाते एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे जा रहा हूं, देखते हो आप लोग कर पाते हैं कि नहीं, बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन. तो ये क्वेश्चन है, there are blocks 10 kg, 3 ब्लॉक है, ठीक है, नेमली 10, 20, ठीक है, और दिस इज 5. ये एक स्मूथ सरफेस है एंटायरली, ठीक है, और जो 5 kg का ब्लॉक है उसके ऊपर देयर इज अ फोर्स ऑफ 70 न्यूटन is applied on this. Okay, here are strings like string 1 and string 2. My question is find tensions in both the strings. Try to solve this. Okay, well that's it for this lecture. Thank you.